हेलो, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करते हैं अच्छे होंगे। दोस्तों, इस वीडियो में साइंस प्रैक्टिस सेट पेपर देखने वाले हैं। यह वीडियो बीपीएससी ट्री 4.0 के लिए अत्यंत आवश्यक है, तो आप लोग लास्ट तक ज़रूर बने रहिएगा। देखिए, इसमें टोटल क्वेश्चन आपको 40 देखने को मिलेगा, जो कि 40 अंक का होता है। ठीक है। तो इसके अलावा यदि आप मैथ, रीजनिंग, जीके जीएस और लैंग्वेज क्वालिफाइंग पेपर, प्रैक्टिस सेट पेपर देखना चाहते हैं, तो आप प्लेलिस्ट के जरिए देख सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले यदि आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए और एक बार वीडियो को शेयर कर दीजिए। फर्स्ट क्वेश्चन है कि किसी समतल में किसी पिंड की गति को परिभाषित करने के लिए कितने चरों की आवश्यकता होती है। तो इसका राइट आंसर होगा 2। तो देखिए, किसी समतल में किसी पिंड की गति को 2 चर यानी वेरिएबल्स का उपयोग करके परिभाषित किया जा सकता है। ये निर्देशांक प्रणाली के 2 परिभाषित अक्ष जो है एक्स और वाई होते हैं। ठीक है, एक्स और वाई होते हैं। ठीक है, एक बार जब चरों के फलन के रूप में विस्थापन मिल जाता है तो किसी भी अन्य मात्रा का पता लगाया जा सकता है। ठीक है, पता लगाया जा सकता है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 112 है कि एक गेंद को 5 मीटर त्रिज्या के एक वृत्त में 20 मीटर प्रति सेकंड के स्थिर स्पर्श रेखीय वेग से घुमाया जा रहा है। एक पत्थर भी 4 मीटर त्रिज्या के वृत्त पर में जो है 16 मीटर प्रति सेकंड के नियत स्पर्शीय वेग से घुमा रहा है। निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प जो है दोनों वृत्तीय गति के बारे में सत्य होगा। तो यहाँ पे देखिए, कोणीय वेग बराबर क्या होता है। कोणीय वेग बराबर होता है स्पर्श रेखीय वेग और बट्टा में त्रिज्या। ठीक है, तो याद रखना है, कोणीय वेग बराबर होता है स्पर्श रेखीय वेग बट्टा में त्रिज्या। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए, तो कोणीय वेग यानी ओमेगा बराबर क्या होगा। तो कोणीय वेग बराबर होगा स्पर्श रेखीय वेग बट्टा में त्रिज्या। तो यहाँ पे कितना है, पहला है वेग है 20 और जो है त्रिज्या है 5, यानी कट के कितना हो गया 4 यहाँ पे कट के 4 रेडियन पर सेकेंड। ठीक है, 4 रेडियन पर सेकेंड। फिर पुनः कोणीय वेग निकालेंगे तो यहाँ हो जाएगा स्पर्श रेखीय वेग बट्टा त्रिज्या, इसका कितना है तो 16 है। तो 16 और बट्टा में 4, ये कट के कितना हो गया 4 रेडियन पर सेकेंड। ठीक है, 4 रेडियन। अब देखिए, यहाँ भी 4, यहाँ भी 4। तो देखिए, प्रत्येक वृत्ताकार गति के लिए कोणीय वेग की गणना करते हैं तो दोनों के कोणीय वेग एक दूसरे के बराबर है और इसका मान 4 रेडियन पर सेकेंड है। तो इसका राइट आंसर होगा ए ऑप्शन, दोनों का कोणीय वेग क्या है, समान है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। फिर है 113 है कि यदि एक विद्युत चुम्बकीय विकिरण की तरंगदैर्घ्य दोगुनी कर दी जाए तो फोटोन की ऊर्जा का मान क्या होगा। तो फोटोन की ऊर्जा 13 का भी आधी हो जाती है। क्या होती है, आधी हो जाती है। ठीक है, तो चूंकि E बराबर होता है HV या HC बाई लेमडा। ठीक, तो यहाँ पे हो जाएगा यानी E1 बट्टा E2 बराबर लेमडा बाई लेमडा 1। ठीक, लेमडा बाई लेमडा 1 या E1 बट्टा E2 बराबर होगा लेमडा बाई लेमडा 1। ठीक है, दोगुनी कर दी जाती है तो होगा 2 लेमडा बाई लेमडा 1, यानी E2 बराबर होगा E1 बाई 2। ठीक है, E2 बराबर हो जाएगा E1 बाई 2। तो जब विद्युत चुम्बकीय विकिरण की तरंगदैर्घ्य दोगुनी की जाती है तो फोटोन की ऊर्जा आधी हो जाती है। क्या होती है, आधी। नेक्स्ट फिर है कि यदि दो पिंड गैर शून्य वेग से विपरीत दिशाओं में घूम रहे हैं तो निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य होगा। तो देखिए 14 का होगा ए ऑप्शन। तो यदि 2 पिंड गैर शून्य वेग से विपरीत दिशाओं में घूम रहे हैं तो निम्नलिखित कथन सत्य है कि सापेक्ष वेग जो होगा, सापेक्ष वेग एक ग्रेटर देन होगा निरपेक्ष वेग की। ठीक है, निरपेक्ष वेग। ठीक है, सापेक्ष वेग ग्रेटर देन निरपेक्ष वेग। ठीक है, तो यहाँ पे हो जाएगा आपको फर्स्ट ऑप्शन। ठीक है, तो सापेक्ष वेग को दोनों में से किसी भी पिंड के निरपेक्ष वेग से अधिक बनाते हैं। नेक्स्ट 115 है कि अक्षय प्राकृतिक ऊर्जा संसाधन का क्या नाम है जो समाप्त हो जाता है। ठीक है, जो समाप्त हो जाता है। तो देखिए बी ऑप्शन, बायोमास। तो देखिए, अक्षय प्राकृतिक ऊर्जा संसाधन का नाम बायोमास है जो समाप्त हो जाता है। बायोमास कार्बनिक पदार्थ है जो नवीकरणीय है। ये पौधे और जानवरों से उत्पन्न होते हैं। बायोमास एक नवीकरणीय ऊर्जा स्रोत है क्योंकि कार्बनिक पदार्थ की पूर्ति अपेक्षाकृत कम
समय में की जाती है। विद्युत प्राप्त करने के लिए इसका उपयोग करके दो मुख्य तरीके हैं इनका, ज्वलन और विघटित करना। जीवित और मृत दोनों प्रकार के पौधों को जलाने के लिए बायोमास का दहन किया जा सकता है। नेक्स्ट, अब देखिए क्वेश्चन नंबर जो है 116 है कि व्यापक आनुवंशिक विविधता वाले पौधों की प्रजातियां एक स्थानीय आबादी का निर्माण करती हैं, उसे क्या कहा जाता है? तो ए ऑप्शन इकोटाइप कहा जाता है। तो व्यापक आनुवंशिक विविधता वाली पौधों की प्रजातियां एक स्थानीय आबादी का निर्माण करती हैं, जिसे इकोटाइप कहा जाता है। इकोटाइप फेनोटाइपिक विशेषताओं वाली एक किस्म है जो उप प्रजाति के रूप में वर्गीकृत करने के लिए बहुत कम महत्वपूर्ण है। ये इकोटाइप जैसे घास के मैदान, जंगल, दलदल और रेत के टीले जैसे विविध वातावरण इन विभिन्न किस्मों को एक ही भौगोलिक स्थान पर होने के लिए जैविक स्थान प्रदान करते हैं। ठीक है, अब देखिए कि एक पारिस्थितिकी एक उप प्रजाति से भिन्न होती हैं जो विभिन्न स्थानों में पाई जाती हैं। ठीक, अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, फिर है कि क्वेश्चन नंबर एलेलोपैथी एक शब्द है जिसका उपयोग किसके वर्णन करने के लिए किया जाता है? तो ए ऑप्शन। तो देखिए, एक प्रजाति द्वारा विषाक्त पदार्थों का उत्पादन जो दूसरी प्रजाति के विकास को रोकता है। एलोलोपैथी एक शब्द है जिसका उपयोग यह वर्णन करने के लिए किया जा सकता है कि एक प्रजाति द्वारा विषाक्त पदार्थों का उत्पादन जो दूसरे के विकास को रोकता है। एलोलोपैथी एक व्यापक जीवित जैविक घटना है जिसमें एक जीव जैव रसायन बनाता है जो अन्य प्रजातियों की वृद्धि, अस्तित्व, विकास और प्रजनन सभी को प्रभावित करता है। एलोलोपैथी जो है मिकल्स ऐसे जो है जैव रसायन है जिनका लक्षित जीवों पर सकारात्मक या नकारात्मक प्रभाव पड़ता है। ठीक है, अब देखिए सकारात्मक या नकारात्मक प्रभाव पड़ता है तो यह जो है तो सकारात्मक हो सकता है। उदाहरण के लिए कृषि प्रबंधन के लिए, जैसे कि खरपतवार नियंत्रण, फसल सुरक्षा या फसल पुनः स्थापन के लिए। नकारात्मक उदाहरण के लिए ऑटोटॉक्सिलिटी, मिट्टी की बीमारी या जैविक आक्रमण। नेक्स्ट क्वेश्चन की यदि बात करें 118 देखिए, कहता है कि वायु, जल, अंतरा पृष्ठ पर रहने वाले अनासक्त जीव जैसे तैरते पौधे को निम्नलिखित में से किसके रूप में वर्गीकृत किया जाता है? 118 का ए न्यूट्रन। ठीक है, तो देखिए वायु, जल, अंतरापृष्ठ पर रहने वाले अनासक्त जीव जो वायु, जल, अंतरापृष्ठ पर रहते हैं जैसे तैरते पौधे न्यूट्रन कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? न्यूट्रन। ठीक है, तो यहाँ पे हो जाएगा आपको फर्स्ट। फिर देखिए न्यूट्रन उन प्राणियों को संदर्भित करता है जो वायु जल इंटरफेस पर मौजूद ऊपरी पतली सतह पर रहते हैं। न्यूट्रन उन जीवों को संदर्भित करता है जो पानी के ऊपर तैरते रहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 119, फिर है कि शाकाहारी और अपघटकों द्वारा उपभोग के लिए उपलब्ध बायोमास को क्या कहा जाता है? 119 का ई ऑप्शन। तो देखिए शाकाहारी और अपघटकों द्वारा उपभोग के लिए उपलब्ध बायोमास को शुद्ध प्राथमिक उत्पादकता कहा जाता है। ठीक है, शुद्ध प्राथमिक उपभोक्ता प्रति इकाई समय के क्षेत्र में प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया में उत्पादकों द्वारा संश्लेषित कुल कार्बनिक पदार्थ को सकल प्राथमिक उत्पादकता के रूप में जाना जाता है। शुद्ध प्राथमिक उत्पादकता प्रकाश संश्लेषण द्वारा निर्मित कार्बनिक पदार्थ की दर से श्वसन की दर और जो है अन्य हानियों को घटाकर बराबर है। ठीक, उसके बाद देखिए 120 की यदि बात करें, क्वेश्चन में 120 है कि कुल वैश्विक कार्बनिक का लगभग 70% कहाँ पाया जाता है? तो 120 का हो जाएगा आपको ए ऑप्शन, महासागरों में। तो कुल वैश्विक कार्बनिक का लगभग 70% महासागर में पाया जाता है। जीव के शुष्क भार में कार्बन का योगदान 49% और यह पानी के बाद दूसरे स्थान पर है। वैश्विक कार्बनिक की कुल मात्रा में 71% महासागरों में घुलित रूप में पाया जाता है। केवल 1% जो है ये वायुमंडल में पाया जाता है। कार्बन चक्रण वायुमंडल, महासागर और जीवित या मृत जीवों के माध्यम से ही होता है। नेक्स्ट, फिर है जमीनी अवस्था में एक तत्व जिसके एम सेल में 13 इलेक्ट्रॉन है, वह कौन सा है? तो बी ऑप्शन, क्रोमियम। ठीक है, जमीनी अवस्था में एक तत्व जिसके एम सेल में 13 इलेक्ट्रॉन है वह क्रोमियम है। ठीक है, तो एम सेल अर्थात n बराबर 3 लेंगे तो m को उसमें इलेक्ट्रॉन की संख्या 13 होगा। ये 3s2 3p6
और 3D5, ठीक है, इनका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास जो हो जाएगा वो, ठीक है। उसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 122 कहता है कि एकाधिक अनुपात का नियम किसके द्वारा दिया गया था। 122 का हो जाएगा ई ऑप्शन, ठीक है। तो एकाधिक अनुपात का नियम विकल्प से किसी के द्वारा नहीं दिया गया। एकाधिक अनुपात का नियम जो है जॉन डाल्टन द्वारा दिया गया था। इसे डाल्टन के रासायनिक संयोजन के नियम के रूप में भी जाना जाता है। यह नियम कहता है कि जब किन्हीं दो तत्वों को मिलाकर एक से अधिक यौगिक बनाए जाते हैं तो एक तत्व का द्रव्यमान अन्य तत्वों के एक निश्चित द्रव्यमान के साथ जोड़ा जाता है, जो छोटी पूर्ण संख्याओं में के अनुपात में होती है। द्रव्यमान संरक्षण का नियम लेवोजियर ने दिया था, ठीक है। उनके अनुसार रासायनिक अभिक्रिया में अभिकारकों का कुल द्रव्यमान प्रतिफलों के कुल द्रव्यमान के बराबर होता है। नेक्स्ट फिर है कि जब विद्युत धारा को निम्न में से किससे गुजारा जाता है तो एक लाल रोशनी उत्पन्न होती है। सी ऑप्शन नियॉन। तो जब नियॉन गैस के माध्यम से विद्युत धारा प्रवाहित होती है तो गैस का आयनीकरण होता है, इसके जिसके परिणाम स्वरूप लाल रोशनी उत्पन्न होती है। उत्सर्जित प्रकाश की तरंगदैर्घ्य उस तत्व के प्रकाश पर निर्भर करती है जिसके माध्यम से विद्युत धारा प्रवाहित होती है। डिस्चार्ज के माध्यम से द्रव्यमान प्रकाश विकिरण होता है जो कई कारकों पर निर्भर करता है। सोडियम गैस जो है पीले रंग की रोशनी के साथ जलता है। स्ट्रोंशियम पटाखों में जो है चटकीला लाल तथा बेरियम हरा रंग का होता है। नेक्स्ट फिर है कि किसी पदार्थ की अवस्था को एक अवस्था से दूसरी अवस्था में किस प्रकार बदला जा सकता है। बी ऑप्शन विकिरणित उष्मा ऊर्जा को अवशोषित करके, ठीक है। तो यहाँ पे हो जाएगा विकिरणित उष्मा ऊर्जा को अवशोषित करके किसी पदार्थ की अवस्था को एक अवस्था से दूसरी अवस्था में बदला जा सकता है। फिर है कि निम्नलिखित में से किसके एक मूल में सबसे अधिक एंट्रोपी होता है। तो 125 में यदि देखें बी ऑप्शन हाइड्रोजन गैस। तो हाइड्रोजन गैस के एक मोल में सबसे अधिक एंट्रोपी होते हैं। किसी वस्तु की यादृच्छता के माप को एंट्रोपी कहा जाता है। जिस पदार्थ के अणुओं की यादृच्छता अधिक होती है जिससे एंट्रोपी अधिक होता है, ठीक है। हाइड्रोजन गैस में अतिरिक्त एंट्रोपी है क्योंकि यह सभी प्रदान किए गए पदार्थों की तुलना में कम द्रव्यमान धारण करता है। यह गैस चरण में भी अधिक यादृच्छता प्रदर्शित करता है। एंट्रोपी बराबर होता है उष्मा बट्टा तापमान। एंट्रोपी का ऐसा मात्रक जो है जूल पर केल्विन होता है। एंट्रोपी का ऐसा मात्रक जूल पर केल्विन होता है। 126 है कि निम्नलिखित में से किसे सलाद पत्ता कहा जाता है। तो देखिए 126 का बी ऑप्शन उल्वा को सलाद पत्ता कहा जाता है। उल्वा एक बहुकोशिकीय शैवाल है। यह नम चट्टानों और दीवारों पर उगता है। यह शैवाल खाने योग्य है। इसे समुद्री सलाद भी कहा जाता है। इसमें अनियमित रूप से अव्यवस्थित कोशिकाओं की 2 परतें होती हैं। शैवाल स्वपोषी होते हैं तथा इसमें क्लोरोफिल पाए जाते हैं। 127 निम्नलिखित में से कौन सी बीमारी केवल अफ्रीकी अमेरिकियों में पाई जाती है। तो 127 का सी होगा ट्रिपेनोसोमियासिस, ठीक है। ट्रिपेनोसोमियासिस बीमारी केवल अफ्रीकी अमेरिकियों में पाई जाती है। अफ्रीकी परजीवी ट्रिपेनो जो है सोमियासिस एक परजीवी संक्रमण है जो मनुष्य को प्रभावित करता है। यह स्लीपिंग सिकनेस भी कहलाता है। नेक्स्ट अब देखिए सीसी मक्खी जो ग्लोसिना प्रजाति से संबंधित है केवल उप सहारा अफ्रीका में पाई जाती है। यह रोग फैलाने के लिए जाना जाता है। नेक्स्ट फिर है कि इम्यूनोडेफिशिएंसी वायरस श्वेत रक्त कोशिकाओं पर हमला करके एड्स का कारण बनता है। इसे क्या कहते हैं। तो इसके कहते हैं CD4। तो HIV सफ़ेद रक्त कोशिकाओं की लक्षित करता है जिसे CD4 पॉजिटिव टी सेल या फिर T4 कोशिकाओं के रूप में जाना जाता है। CD4 कोशिका एक महत्वपूर्ण प्रतिरक्षा प्रतिक्रिया कोशिका है, ठीक है। अब देखिए HIV यानी ह्यूमन इम्यूनोडेफिशिएंसी वायरस एक वायरस है जो उन कोशिकाओं पर हमला करता है जो शरीर को संक्रमण से लड़ने में मदद करती हैं, ठीक है, इसमें व्यक्ति अन्य संक्रमणों और बीमारियों के प्रति अधिक संवेदनशील हो जाता है, ठीक है। यह HIV से पीड़ित व्यक्ति के कुछ शारीरिक तरल पदार्थों के संपर्क में आने से फैलता है, ठीक है। यह आमतौर पर असुरक्षित यौन संबंध या रक्त जो है युक्त इंजेक्शन या दवा उपकरण साझा करने के माध्यम से होता है। 129 है कि पिट्यूटरी ग्रंथि द्वारा स्रावित उस हार्मोन को पहचाने जो
जानवरों में प्रसव के दौरान गर्भाशय की चिकनी मांसपेशियों को सिकुड़ने के लिए प्रेरित करता है? तो बी ऑप्शन ऑक्सीटोसिन। तो पिट्यूटरी ग्रंथि द्वारा स्रावित वह हार्मोन ऑक्सीटोसिन है जो जानवरों में प्रसव के दौरान गर्भाशय की चिकनी मांसपेशियों को सिकुड़ने के लिए जो प्रेरित करता है। ठीक है, पक्ष पिट्यूटरी ग्रंथि मस्तिष्क के आधार पर हाइपोथैलेमस के ठीक नीचे पाई जाती है। पिट्यूटरी ग्रंथि के दो घटक है अर्थात अग्र पिट्यूटरी और पश्च पिट्यूटरी। नेक्स्ट, फिर है निम्नलिखित में से कौन सा एक जो है अनुसूत्र विकार है जो अविकसित महिला विशेषताओं का कारण बनता है और महिलाएं बांझ होती हैं? तो 130 में यदि देखें तो सी ऑप्शन हो जाएगा, टर्नर सिंड्रोम। टर्नर सिंड्रोम एक गुणसूत्र विकार है जो अविकसित महिला विशेषताओं का कारण बनता है और ऐसी महिला बांझ होती है। टर्नर सिंड्रोम एक क्रोमोसोमल विकार है जो एक्स क्रोमोसोमल की अनुपस्थिति के कारण होता है। इसमें जो है क्रोमोसोम की संख्या 45 भी होती है। इस प्रकार इस विकार वाली महिलाओं में अविकसित जो स्त्रीण विशेषताएं होती हैं। फिर देखिए नेक्स्ट है कि क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम तब होता है जब एक अतिरिक्त एक्स गुणसूत्र की उपस्थिति इससे पुरुष में स्त्री गुणों का विकास हो जाता है। 131 कहता डीएनए के वाटसन और क्रिक मॉडल के लिए निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? तो बी ऑप्शन। तो देखिए डीएनए के वाटसन और क्रिक मॉडल के लिए गलत कथन है कि एडेनिन थाइमिन से 3 हाइड्रोजन बंधों का बंध सकता है और ग्वानिन साइटोसिन से 2 हाइड्रोजन बंधों द्वारा बंध सकता है। ठीक है, इसमें एडेनिन और एडेनिन थाइमिन से 2 हाइड्रोजन बंध द्वारा बंध सकता है और ग्वानिन साइटोसिन से 3 हाइड्रोजन बॉन्ड द्वारा जो है बंध सकता है। ठीक, वाटसन और क्रिक मॉडल के अनुसार डीएनए अणु में 2 स्ट्रैंड होते हैं जो हाइड्रोजन बॉन्ड द्वारा एक दूसरे से बंधे होते हैं और यह एक हेलिक्स बनाने के लिए मुरझाते हैं। डीएनए की खोज फ्रेडरिक मिशर ने किया था। डीएनए में हिस्टोन प्रोटीन होते हैं। नेक्स्ट, पाचन के विभिन्न चरणों में पीएच का स्तर कैसे बदलता है? तो पाचन के विभिन्न चरणों में पीएच का स्तर अम्लीय क्षारीय में बदलता है। ठीक है, अम्लीय क्षारीय में मुंह का पीएच जो स्तर है 6.2 से 7.6 के बीच होता है। यह 6.7 औसतन होता है। मुंह में पीएच स्तर लार द्वारा बनाए जाते हैं। पेट के तरल पदार्थ का सामान्य पीएच जो है 1.5 से 3.5 होता है। मस्तिष्क मेरु द्रव का पीएच 7 से 7.3 और मूत्र का पीएच 4.6 से 8 होता है। रक्त का पीएच 7.4 होता है। पीत रस का पीएच 7 से 8.6 क्षारीय होता है। 133 है कि निम्नलिखित में से कौन सा गलत मिलान है? बी ऑप्शन, जरकंद हल्दी। तो देखिए अदरक की तरह ही हल्दी भी भूमिगत प्रकंदों द्वारा प्रवर्तित होता है। इकोर्निया का प्रसार ऑफसेट के माध्यम से होता है। आलू का प्रबंधन आँखों वाले तने कंदों के माध्यम से होता है। अदरक में एक क्षैतिज और भूमिगत संशोधित प्ररोह होता है जिसे प्रकंद कहते हैं। मूली तुर्क रूपी जड़ है। गाजर एक शंकर रूपी जड़ है। नेक्स्ट, फिर निम्नलिखित में से जानवर कौन सा समूह बाह्य निषेचन को दर्शाता है? तो ए ऑप्शन, मछली, मेढक और सैलामेंडर। तो देखिए जानवरों का वह समूह जो बाह्य निषेचन दर्शाता है वह मछली, मेढक और सैलामेंडर। बाह्य निषेचन सामान्यतः सामान्य रूप मछलियों और जो उभयचरों मेढक और सैलामेंडर में देखा जाता है। अतिरिक्त आंतरिक निषेचन सरीसृप जैसे सांप और कछुआ और स्तनधारी एकिडना और व्हेल मछली में देखा जाता है। जब निषेचन मादा के शरीर में बाहर होता है तो इसे बाह्य निषेचन कहा जाता है। बाह्य निषेचन जलीय क्षेत्रों में सबसे सामान्य, जहाँ जलीय क्षेत्रों में शुक्राणुओं को छोड़ा जाता है। नेक्स्ट है कि कैरियस विधि का उपयोग करके किस तत्व की गणना की जाती है? तो सी ऑप्शन, हैलोजन। कैरियस विधि का उपयोग करके हैलोजन की गणना जो है किया जाता है। ठीक, हैलोजन 17वें वर्ग का तत्व है। इसमें फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन एटी आता है। हैलोजन लवण उत्पादक होते हैं। फिर 136 देखिए कार्बनिक रसायन विज्ञान के जनक कौन है? तो ए ऑप्शन, फ्रेडरिक वोहलर। तो फ्रेडरिक वोहलर कार्बनिक रसायन विज्ञान के जनक हैं। ठीक, उसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर देखिए नेक्स्ट 137। फिर कहता है कि बुलेट प्रूफ कांच के निर्माण के लिए किस प्रकार के पॉलीमर का उपयोग किया जाता है? तो डी ऑप्शन। तो देखिए बुलेट प्रूफ कांच के निर्माण के लिए जो है केवलार, पॉलीकार्बोनेट्स एवं
PMM का उपयोग किया जाता है। बुलेट प्रूफ ग्लास के निर्माण के लिए PMM पॉलीमिथाइल मेथ एक्रेलेट प्रकार के पॉलीमर का उपयोग किया जाता है। ठीक है, उसके बाद देखिए लेक्सोल एक पॉलीकार्बोनेट है जो कार्बनिक समूहों के साथ एक थर्मोसेटिंग पॉलीमर है। एक्सान की सतह संख्या होती हैं, सख्त संख्या होती हैं, ये स्पष्ट रूप से पारदर्शी होते हैं। 138 है कि निम्नलिखित में से किस बंधन में रासायनिक यौगिकों की मात्रा सबसे अधिक है? सी ऑप्शन सहसंयोजक बंधन। सहसंयोजक बंधन में रासायनिक यौगिकों की मात्रा सबसे अधिक है। कार्बनिक यौगिकों में विशेष रूप से जो है टेट्रावैलेंट कार्बन जो है परमाणु होते हैं। 2 परमाणु विद्युत ऋणात्मक परमाणुओं जैसे कार्बन के बीच एक सहसंयोजक बंधन बनता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 139 की यदि बात करें तो कहता है कौन गैसीय वायु प्रदूषक नहीं है? तो धुएं जो है गैसीय वायु प्रदूषक नहीं है। धुएं को कणीय प्रदूषकों के अंतर्गत वर्गीकृत किया जाता है। धुआं, धूल, धुंध आदि कणीय प्रदूषकों के कुछ उदाहरण हैं। ठीक, देखिए वायु प्रदूषण के लिए जिम्मेदार गैसीय वायु प्रदूषक नाइट्रोजन के ऑक्साइड, सल्फर के ऑक्साइड का हाइड्रोकार्बन और कार्बन मोनोऑक्साइड है। धुआं एरोसोल कोलाइड है। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से किस घोल में रखने पर पौधा सिकुड़ जाता है? तो बी ऑप्शन हाइपोटोनिक घोल। तो देखिए हाइपरटोनिक घोल की विलेय सांद्रता अधिक होती है और जब किसी पौधे या पशु कोशिका को जो है सो इरा घोल में रखा जाता है तो कोशिका सिकुड़ जाती है। हाइपरटोनिक विलयन में कोशिका में मौजूद जल बाहर की ओर चला जाता है जिससे कोशिका सिकुड़ जाती है क्योंकि उसमें जल की कमी हो जाती है। ठीक है, अब देखिए कि जब कोशिका को हाइपरटोनिक घोल में रखा जाता है तो कोशिका जो है फूल जाएगी क्योंकि जल घोल से हट जाएगा और कोशिका में प्रवेश कर जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर देखिए 141। तत्वों के बीच जो है तुलनात्मक रूप से आयनिक बंधन अधिक आसानी से बनेंगे। तो ए ऑप्शन कम आयनीकरण एंथैल्पी और उच्च इलेक्ट्रॉन बंधुता। तो तत्वों के बीच जो है तुलनात्मक रूप से आयनिक बंधन अधिक आसानी से बनेंगे यदि कम आयनीकरण एंथैल्पी और उच्च जो है इलेक्ट्रॉनिक बंधुता हो। ठीक है, तो आयनीकरण एंथैल्पी बाह्यतम कोश से इलेक्ट्रॉन को हटाने के लिए आवश्यक ऊर्जा को संदर्भित करते हैं और इलेक्ट्रॉन लब्धि एंथैल्पी वह ऊर्जा है जो निकलती है जब एक परमाणु एक इलेक्ट्रॉन ग्रहण करता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखें 42। फिर कहता है किन्हीं 2 रंगों के बीच विचलन के अंतर को क्या कहते हैं? तो बी ऑप्शन कोणीय फैलाव। कोणीय फैलाव किन्हीं 2 रंगों के बीच विचलन का अंतर है। सर्वाधिक वर्ण विक्षेपण बैंगनी रंग का होता है। ठीक है, प्रकाश का तरंग दैर्घ्य जो है समानुपाती होता है 1/, तरंग दैर्घ्य के। जिस रंग का तरंग दैर्घ्य जितना कम होता है उसका अपवर्तनांक उतना ही अधिक होता है। पतले लेंस सूत्र के अनुसार लेंस की फोकल लंबाई के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? तो ई ऑप्शन। तो देखिए पतले लेंस के सूत्र के अनुसार लेंस की फोकल लंबाई के संबंध में सत्य है कि अवतल लेंस के लिए फोकस दूरी ऋणात्मक पतले लेंस का सूत्र है कि 1/f बराबर 1/v माइनस 1/u। ठीक है, पतले लेंस सूत्र के अनुसार अभिसारी या उत्तल लेंस में जो है धनात्मक फोकस होता है जबकि अपसारी या अवतल लेंस में ऋणात्मक फोकस होता है। उत्तल लेंस की शक्ति धनात्मक, अवतल लेंस की शक्ति ऋणात्मक। फिर कहता है वे कण जो परमाणु के रासायनिक गुणों को बदले बिना उसे नाभिक में जोड़ा जा सकता है वह क्या कहलाता है? तो वह कहलाता है न्यूट्रॉन। तो वे कण जो किसी परमाणु के रासायनिक गुणों को बदले बिना उसके नाभिक में जोड़े जा सकते हैं न्यूट्रॉन कहलाते हैं। ठीक है, क्या कहलाता है? तो न्यूट्रॉन कहलाते हैं। परमाणु के 3 मूल कण होते हैं इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। फिर है कि चुंबकीय क्षेत्र निम्न में से किसके कारण उत्पन्न हो सकते हैं? तो डी ऑप्शन। तो देखिए चुंबकीय क्षेत्र जो है एक से अधिक चुंबकीय क्षेत्र विकल्प में से एक से अधिक के कारण उत्पन्न हो सकते हैं। चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो सकता है एक बदलता विद्युत क्षेत्र एवं एक गतिमान आवेश। चुंबकीय क्षेत्र विद्युत क्षेत्र के साथ साथ गतिमान आवेशों को बदलकर उत्पन्न किया जा सकता है। ठीक है, यदि परमाणु इलेक्ट्रॉन त्यागता है तो धनावेशित जो है ग्रहण करता है। किसी वस्तु पर कुल आवेश पॉजिटिव या निगेटिव हो सकता है। जब आवेश गति में होता है तो विद्युत क्षेत्र बदलता जाता है, परिणाम स्वरूप एक चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होता है। नेक्स्ट फिर है कि निम्नलिखित में से कौन बाहरी बल की क्रिया के तहत गति करने पर अपनी सापेक्ष स्थिति बनाए रखता है? सी ऑप्शन। कठोर
पिंड। तो कठोर पिंड वह है जिसके घटक कण किसी बाहरी बल के प्रभाव गति करते हुए भी अपनी सापेक्ष स्थिति बनाए रखते हैं। किसी पिंड को कठोर कहा जाता है यदि उसके आकार में कोई परिवर्तन नहीं होता, भले ही वह भी कितना भी बड़ा बाह्य बल कार्य कर रहा हो। नेक्स्ट, फिर कि निम्नलिखित में से किसमें भली भांति परिभाषित ज्यामिति बाह्य आकृतियों की होती हैं? तो सी ऑप्शन, क्रिस्टलीय ठोस। तो भली भांति परिभाषित ज्यामितीय बाह्य जो है आकृतियाँ क्रिस्टलीय ठोस की होती हैं। क्रिस्टलीय ठोसों में अणुपरमाणु का जो है निश्चित ज्यामितीय पैटर्न होता है, ठीक है। क्रिस्टलीय ठोस द्रव होता है, ठीक है। इसके आंतरिक संरचना को एक्स रे क्रिस्टलोग्राफी द्वारा देखा जा सकता है। क्रिस्टलीय ठोस में अणुपरमाणु का निश्चित ज्यामितीय पैटर्न होती है। लेंस क्या है? देखिए 148 सेकंड। लेंस क्या है? तो लेंस एक छवि बनाने वाला उपकरण है। क्या है? लेंस छवि बनाने वाला। लेंस छवि का उत्पादक प्रतिबिंब करने वाला उपकरण नहीं है, ठीक है। लेंस प्रकाश के अपवर्तन के सिद्धांत पर कार्य करता है। लेंस दो प्रकार के होते हैं, उत्तल लेंस, अवतल लेंस, ठीक है। उत्तल और अवतल। उसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 149 है कि एक लोहे की छड़ गर्म किया जाता है, गर्म होते ही उसका रंग बदल जाता है। निम्नलिखित में कौन सा रंग बहुत अधिक तापमान का संकेत जो है देता है? ई ऑप्शन। तो इसका होगा ई ऑप्शन। तो देखिए एक लोहे की छड़ को गर्म किया जाता है, गर्म होते ही इसका रंग बदल जाता है। इसमें से नीले रंग बहुत अधिक तापमान का जो है संकेत देता है, ठीक है। तो नीला रंग हो जाएगा। तो इस प्रकार जैसे ही लोहे की छड़ को गर्म होगी, पहले लाल, फिर नारंगी, फिर सफ़ेद और फिर अंत में नीली हो जाएगी। नेक्स्ट देखिए 150 है कि मुक्त स्थान की चुंबकीय पारगम्यता की SI इकाई क्या है? तो सी ऑप्शन। तो देखिए मुक्त स्थान की चुंबकीय पारगम्यता की SI इकाई टेस्ट ये है आपको SI इकाई जो है ये वेबर, ये हो जाएगा आपको जो है ए ऑप्शन, सी ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है। क्या हो जाएगा? सी ऑप्शन यहाँ पे हो जाएगा। अब देखिए मुक्त स्थान की चुंबकीय पारगम्यता निर्वात में चुंबकीय क्षेत्र बनाते समय आने वाले प्रतिरोध की मात्रा का माप है। पारगम्यता की SI इकाई जो है पारगम्यता की SI इकाई की यदि बात करें तो SI इकाई वेबर एम्पियर इन्वर्स मीटर इन्वर्स, ठीक है। वेबर एम्पियर इन्वर्स मीटर इन्वर्स होता है, या टेस्ला एम्पियर इन्वर्स, ठीक है, मीटर। टेस्ला एम्पियर इन्वर्स मीटर होता है, ठीक है। चुंबकीय क्षेत्र जो है बराबर होता है चुंबकीय फ्लक्स बाय जो है सदिश क्षेत्र, ठीक है। तो याद रखना मुक्त स्थान की चुंबकीय पारगम्यता की SI इकाई क्या होता है? तो ये होता है टेस्ला, ठीक है। ये हो जाता है आपको टेस्ला, ठीक है, एम्पियर इन्वर्स मीटर, ठीक है। या नहीं तो वेबर एम्पियर इन्वर्स मीटर इन्वर्स, वेबर एम्पियर इन्वर्स मीटर इन्वर्स। तो चलिए दोस्तों इस वीडियो में इतना ही। यदि यह वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।